दोस्तों, डॉक्टर निजी के पति को मरे हुए 2 साल बीत गए थे। डॉक्टर निजी मंदिर में एक भिखारी को रोज पैसे दिया करती थी। एक दिन भिखारी ने डॉक्टर निजी से कहा, आप मुझसे शादी कर लो। फिर डॉक्टर निजी ने भिखारी के साथ जोक किया। लेकिन दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी वहां पर जाकर खत्म होगी जहां आप सोच भी नहीं सकते। कहानी में भिखारी ही निकला डॉक्टर निजी का पति। शहर के पुराने शिव मंदिर के बाहर, जहां सुबह शाम भक्तों की भीड़ और घंटियों की आवाज गूंजती थी, एक भिखारी रोज बैठा करता था। उसका चेहरा धूल और मैल से सना हुआ था, कपड़े फटे पुराने और आंखों में एक अजीब सी उदासी। मंदिर के चबूतरे पर बैठा वह हर आने जाने वाले से भीख मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के मुख्य द्वार की ओर रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हर सुबह ठीक 7 बजे एक काली एसयूवी मंदिर के सामने रुकती। उसमें से उतरती थी डॉक्टर अनन्या मेहरा, जिन्हें शहर डॉक्टर निजी के नाम से जानता था। अनन्या एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थी, जिनका नाम न सिर्फ उनके मेडिकल कौशल के लिए बल्कि उनकी दयालुता के लिए भी जाना जाता था। वह हर सुबह मंदिर में पूजा करने आती और पूजा के बाद उस भिखारी को कुछ पैसे देती। यह उनकी रोज की आदत थी। भिखारी पैसे लेते वक्त सिर्फ सिर झुकाता और चुपचाप धन्यवाद देता। अनन्या उसे एक हल्की मुस्कान देती, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने हॉस्पिटल चली जाती। अनन्या की जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी। शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एक शानदार बंगला और समाज में इज्जत। लेकिन उनके करीबी ही जानते थे कि 2 साल पहले उनके पति आरव मेहरा एक रहस्यमयी हादसे में मारे गए थे। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनकी मौत ने अनन्या को अंदर से तोड़ दिया था। फिर भी उन्होंने अपने दर्द को अपने काम और मंदिर की इस रोज की रस्म में डुबो दिया। उस भिखारी को पैसे देना उनके लिए सिर्फ दान नहीं था। शायद उसकी उदास आंखों में उन्हें कुछ ऐसा दिखता था जो उनके अपने दर्द से जुड़ा था। एक दिन जब आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी, अनन्या ने हमेशा की तरह भिखारी को पैसे दिए। लेकिन उस दिन भिखारी ने कुछ ऐसा कहा जिसने अनन्या को चौंका दिया। उसने अपनी कर्कश धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर निजी, आप मुझसे शादी कर लो। अनन्या एक पल के लिए रुक गई। उन्होंने भिखारी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कोई मजाक नहीं था। क्या वह पागल था या यह उसकी हताशा थी? अनन्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये लो, कुछ और पैसे और बारिश में भीगने से बचो। लेकिन भिखारी ने पैसे नहीं लिए। उसने सिर्फ अनन्या को गहरी नजरों से देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। उस दिन अनन्या हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उनका दिमाग उसी बात पर अटक गया। भिखारी की बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार आरव की याद दिला रहा था। रात को घर लौटते वक्त उन्होंने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। वह तो बस एक भिखारी है। अगले दिन अनन्या ने फिर भिखारी को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बार उसने कहा, डॉक्टर निजी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। आप मुझे एक मौका दें। अनन्या को हल्का गुस्सा आया। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। अपनी हद में रहो। लेकिन भिखारी ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं जानता हूं, आपको लगता है मैं पागल हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। अनन्या को उसकी बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखा। उन्होंने उसे एक लंबी नजर से देखा और कहा, ठीक है, बताओ, तुम क्या कर सकते हो? भिखारी ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर निजी, शहर में एक बड़ा ड्रग रैकेट चल रहा है। मैं आपको उसकी खबर दे सकता हूं। अनन्या को हंसी आ गई। एक भिखारी और ड्रग रैकेट की खबर। लेकिन उनकी डॉक्टरी प्रवृत्ति ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने सोचा, अगर यह सच भी हुआ तो वह पुलिस को बता सकती है। उन्होंने कहा, अच्छा, बताओ, क्या खबर है? भिखारी ने कहा, कल रात मैंने मंदिर के पास एक पुराने गोदाम में कुछ लोगों को देखा। वे ड्रग्स की डील की बात कर रहे थे। उसने जगह और कुछ लोगों के हुलिये का जिक्र किया। अनन्या ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर भी
अपने एक पुराने मरीज जो पुलिस इंस्पेक्टर था को इसकी जानकारी दी। अगले दिन इंस्पेक्टर ने अनन्या को बताया कि गोदाम में वाकई एक ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस ने छापा मारा और वहां से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद कीं। अनन्या हैरान थी, एक भिखारी ने इतनी सटीक जानकारी कैसे दी? उन्होंने अगले दिन मंदिर में भिखारी से बात करने का फैसला किया। जब वे मंदिर पहुंची, भिखारी वहां बैठा था। अनन्या ने उससे पूछा, तुमने वह जानकारी कैसे दी? तुम सचमुच कौन हो? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर नीजी, मैं वही हूं जो दिखता हूं, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूं। उसकी बातों में एक रहस्य था जो अनन्या को और उलझा रहा था। अगले कुछ हफ्तों में भिखारी ने अनन्या को कई छोटी बड़ी क्राइम की खबरें दीं और हर बार उसकी जानकारी सही निकली। अनन्या अब उसे सिर्फ एक भिखारी नहीं मानती थी। वह समझ गई थी कि इस आदमी के पीछे कोई बड़ा राज्य है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे जल्दी से उसका राज्य खोलने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। समय के साथ अनन्या और भिखारी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। अनन्या उसे अब पैसे नहीं देती थी, बल्कि उसके साथ बातें करती थी। भिखारी कभी कभी ऐसी बातें करता जो अनन्या को आरव की याद दिलाती। जैसे एक दिन उसने कहा, डॉक्टर नीजी, आपको याद है, आप कहती थी कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का मजा ही अलग है। अनन्या चौंक गई। यह बात उन्होंने सिर्फ आरव से कही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और हंसकर टाल दिया। एक रात जब अनन्या हॉस्पिटल से देर से घर लौट रही थी, उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। बारिश तेज थी और सड़क सुनसान। तभी भिखारी वहां प्रकट हुआ, जैसे वह पहले से जानता हो कि अनन्या को मदद चाहिए। उसने गाड़ी की जांच की और कुछ ही मिनटों में उसे स्टार्ट कर दिया। उसने कहा, डॉक्टर नीजी, आप इतनी रात को अकेले नहीं निकला करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी चिंता थी। अनन्या ने उस रात भिखारी को अपने घर चलने को कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन अनन्या के जिद करने पर वह मान गया। घर पहुंचकर अनन्या ने उसे खाना दिया। खाना खाते वक्त भिखारी ने कहा, डॉक्टर नीजी, यह खाना, यह स्वाद मुझे बहुत पुरानी यादें दिलाता है। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन अनन्या ने अपने एक पुराने दोस्त और फोरेंसिक एक्सपर्ट रवि को बुलाया। उन्होंने रवि को भिखारी की तस्वीर दिखाई जो उन्होंने चुपके से खींची थी। रवि ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, अनन्या, इस आदमी का चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। अनन्या ने रवि को भिखारी के कुछ नमूने लाने को कहा, जैसे उसके कपड़े या कोई चीज जिससे डीएनए टेस्ट हो सके। लेकिन अनन्या का मन उलझन में था। वह नहीं चाहती थी कि भिखारी को लगे कि वे उस पर शक कर रही हैं। फिर भी उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन अनन्या ने भिखारी को अपने घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहती हूं। तुम यहां मेरे साथ रह सकते हो। भिखारी ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मान गया। अनन्या ने सोचा कि अगर वह भिखारी को करीब रखेंगी तो शायद उसका राज खुल सके। भिखारी, जिसने अपना नाम श्याम बताया, अब अनन्या के घर के पिछले हिस्से में एक छोटे से कमरे में रहने लगा, लेकिन वह दिन भर मंदिर के पास ही रहता। वह अपने पुराने ढंग से भीख मांगता और शाम को चुपचाप लौट आता। अनन्या ने उससे कई बार पूछा, श्याम, तुम अब भी मंदिर पर क्यों जाते हो? मैं तुम्हें जो चाहिए दे सकती हूं। लेकिन श्याम हर बार मुस्कुराकर कहता, डॉक्टर नीजी, मंदिर मेरी दुनिया है। वहां मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ सुनाई देता है। एक दिन अनन्या को हॉस्पिटल से एक अर्जेंट कॉल आया। शहर के एक बड़े फार्मा कंपनी के गोदाम में आग लग गई थी। यह वही गोदाम था जहां कुछ हफ्ते पहले श्याम की टिप पर पुलिस ने छापा मारा था। अनन्या ने अपने पुलिस वाले दोस्त को फोन किया जो मौके पर था। उसने बताया कि आग में कुछ कागजात बचे थे, जिनमें एक तस्वीर थी एक आदमी की जो आरव से हूबहू मिलता जुलता था। तस्वीर के पीछे लिखा था, आरव 2022 फार्मा डील। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तस्वीर को अपने पास रख लिया और घर लौट आईं। उस रात वह सो नहीं पाई। क्या यह वाकई आरव था? लेकिन यह कैसे मुमकिन था?
आरव की मौत तो एक कार हादसे में हुई थी। पुलिस ने उसकी लाश की पहचान की थी। फिर यह तस्वीर यहां कैसे? और इस फार्मा कंपनी का इससे क्या कनेक्शन था? अगले दिन अनन्या ने श्याम से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन वह मंदिर पर नहीं था। अनन्या ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। अनन्या को चिंता होने लगी। क्या श्याम को कुछ हो गया था, या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके चलते उसे छिपना पड़ा? जब अनन्या घर लौटी, तो श्याम उनके घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा उदास था और उसके कपड़े और गंदे हो चुके थे। अनन्या ने गुस्से में पूछा, श्याम, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। श्याम ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर नीजी, मुझे कुछ काम था। आप चिंता न करें। अनन्या ने उससे तस्वीर के बारे में पूछने का मन बनाया, लेकिन फिर रुक गई। उन्हें लगा कि श्याम अब भी कुछ छिपा रहा है। उन्होंने उससे सिर्फ इतना पूछा, श्याम, तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? श्याम ने एक पल के लिए अनन्या की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका लीं। डॉक्टर नीजी, इस शहर में कौन किसे नहीं जानता? वे बड़े लोग हैं। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो अनन्या को और शक में डाल गया। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने उस गोदाम की आग की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि यह आग कोई हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी, और जो सबूत मिले वे सारे एक रहस्यमयी शख्स की ओर इशारा कर रहे थे, जो रात में गोदाम के आसपास देखा गया था। अनन्या ने अपने पुलिस वाले दोस्त को श्याम पर नजर रखने को कहा। उसने बताया कि श्याम हर रात मंदिर के पास एक पुराने खंडहर में जाता है, जहां वह कुछ लोगों से मिलता है। अनन्या ने खुद उस खंडहर का दौरा किया। वहां उन्हें कुछ पुराने कागजात मिले, जिनमें फार्मा कंपनी के कुछ गैर कानूनी सौदों का जिक्र था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक पुराना लेटर जिसमें आरव का नाम था। लेटर में लिखा था, आरव, तुम्हें सच छिपाना होगा, वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अनन्या का दिमाग शून्य हो गया। क्या आरव वाकई जिंदा था, या यह कोई और खेल था? उन्होंने फैसला किया कि वह फार्मा कंपनी के मालिक से आमने सामने बात करेंगी, लेकिन उससे पहले उन्हें श्याम से सच उगलवाना था। एक रात अनन्या ने श्याम को अपने घर बुलाया। उन्होंने उसे तस्वीर दिखाई और सख्त लहजे में पूछा, ये कौन है श्याम, और तुम सचमुच कौन हो? श्याम ने तस्वीर को गौर से देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, डॉक्टर नीजी, कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका बुरा नहीं चाहता। अनन्या को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, श्याम, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं सच जानने की हकदार हूं। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। श्याम ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, डॉक्टर नीजी, अगर आप मुझे पुलिस के हवाले करेंगी तो आप उस सच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी जो आप ढूंढ रही हैं। उस रात श्याम ने अनन्या को एक और टिप दी। फार्मा कंपनी के ऑफिस में एक गुप्त तहखाना है, जहां वे अपने सारे गैरकानूनी सबूत रखते हैं। अनन्या ने तुरंत अपने पुलिस वाले दोस्त को बताया और पुलिस ने छापा मारा। तहखाने में ढेर सारे सबूत मिले, नशीली दवाओं की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ ऐसे कागजात जिनमें आरव का नाम बार बार आ रहा था। छापे के बाद फार्मा कंपनी के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अनन्या का मन अभी भी उलझन में था। श्याम अब और भी रहस्यमयी हो गया था। वह कभी कभी रात को गायब हो जाता और सुबह वापस आता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनन्या ने अपने फोरेंसिक दोस्त रवि को फोन किया और पूछा, डीएनए टेस्ट के नतीजे कब आएंगे? रवि ने बताया कि नतीजे 2 दिन में आएंगे। अनन्या ने सोचा, शायद यह नतीजे मुझे श्याम का सच बता दें। उसी रात अनन्या को एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, डॉक्टर नीजी, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन सच के करीब जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। श्याम को छोड़ दो वरना। कॉल कट गई। अनन्या को समझ आ गया कि श्याम कोई साधारण भिखारी नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। अनन्या का मन अब पूरी तरह से श्याम के रहस्य में उलझ चुका था। हर रात वह सोच में डूब जाती, श्याम कौन है? उसकी बातों में, उसके हाव भाव में ऐसा क्या है जो उन्हें बार बार आरव की याद दिलाता है? लेकिन वह यह भी जानती थी कि श्याम का सच इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा। दूसरी ओर श्याम, जो अब अनन्या के घर में रहता था, और भी रहस्यमयी हो गया था। वह दिन में मंदिर पर जाता, अपने पुराने भिखारी के भेष में लोगों से बात करता
और रात को चुपचाप लौट आता। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे कोई बड़ा जवाब मिल गया हो। अनन्या ने फैसला किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगी। उसने अपने पुलिस वाले दोस्त को बुलाया और श्याम का पीछा करने की योजना बनाई। उसे नहीं पता था कि यह पीछा उसे उस सच तक ले जाएगा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अनन्या ने अपने पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह श्याम का पीछा करना चाहती थी ताकि यह पता लग सके कि वह रात को कहाँ जाता है और किन लोगों से मिलता है। अनन्या को श्याम की हर बात, हर हरकत अब एक पहेली लग रही थी। उसकी आंखों में छिपा दर्द, उसकी रहस्यमयी बातें और सबसे बढ़कर वह तस्वीर जो फार्मा कंपनी के गोदाम से मिली थी, सब कुछ एक बड़े सच की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन अनन्या को अभी तक यह नहीं पता था कि श्याम वास्तव में कौन है। जो बात अनन्या को नहीं पता वह यह है कि श्याम कोई और नहीं बल्कि उसका मृत घोषित पति आरव मेहरा है। 2 साल पहले आरव की कार हादसे में मौत नहीं हुई थी। वह एक गहरे षड्यंत्र का शिकार हुआ था। फार्मा कंपनी जिसके गैर कानूनी कारोबार का श्याम बार बार जिक्र करता था, वही कंपनी थी जिसके लिए आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। उसने कंपनी के ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, जिसके चलते कंपनी के मालिक राघव मल्होत्रा ने उसकी हत्या की साजिश रची। लेकिन आरव किसी तरह बच गया। उसने अपनी मौत का नाटक रचा और शहर के अंडरबेली में छिप गया। एक भिखारी का भेष धरकर वह मंदिर के बाहर इसलिए बैठता था क्योंकि वह अनन्या को दूर से देखना चाहता था, लेकिन अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था। वह जानता था कि अगर वह सामने आया तो राघव और उसके गुंडे न सिर्फ उसे बल्कि अनन्या को भी निशाना बनाएंगे। श्याम बनकर आरव चुपके चुपके राघव के कारोबार को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा था और अनन्या की मदद से वह अपने मिशन में धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। अगली रात अनन्या और विक्रम ने श्याम का पीछा शुरू किया। श्याम हमेशा की तरह मंदिर के पास से उठा और शहर की तंग गलियों में चलने लगा। अनन्या और विक्रम ने अपनी गाड़ी को दूर रखा ताकि श्याम को शक न हो। श्याम की चाल तेज थी और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे किसी का पीछा करने का अंदेशा हो। आखिरकार वह एक पुराने जर्जर गोदाम के पास रुका। यह वही गोदाम था जहां कुछ हफ्ते पहले आग लगी थी। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या श्याम यहां किसी से मिलने आया था या वह फिर कोई नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था? विक्रम ने अनन्या को इशारा किया कि वे चुपके से गोदाम के पास जाएं। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, उन्होंने श्याम को गोदाम के पीछे एक टूटी फूटी दीवार के पास खड़े देखा। वहां एक और शख्स था, लंबा, दुबला पतला और चेहरे पर दाढ़ी। वह श्याम से धीमी आवाज में बात कर रहा था। अनन्या ने ध्यान से सुना, लेकिन उनकी बातें साफ नहीं सुनाई दी। तभी उस शख्स ने श्याम को एक छोटा सा पैकेट दिया और चुपके से गलियों में गायब हो गया। विक्रम ने कहा, अनन्या, हमें उस पैकेट को देखना होगा। शायद यह कोई सबूत है। लेकिन अनन्या का ध्यान श्याम की हरकतों पर था। वह पैकेट को अपनी जेब में डालकर गोदाम के अंदर चला गया। अनन्या और विक्रम ने थोड़ा इंतजार किया और फिर गोदाम में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था और हवा में जली हुई लकड़ी और रसायनों की गंध थी। अनन्या को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वह रुकना नहीं चाहती थी। गोदाम के एक कोने में श्याम एक पुराने टेबल पर बैठा कुछ कागजात पढ़ रहा था। अनन्या ने चुपके से उसकी ओर देखा और पाया कि वह पैकेट खोल चुका था। उसमें कुछ तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव थी। श्याम ने तस्वीरों को गौर से देखा और फिर उन्हें जला दिया। अनन्या को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। क्या वह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था या वह कुछ और छिपा रहा था? विक्रम ने अनन्या को पीछे खींचा और कहा, अभी उससे बात नहीं करनी चाहिए। अगर वह वाकई किसी बड़े रैकेट में शामिल है तो हमें और सबूत चाहिए। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका मन उलझन में था। श्याम की हर हरकत उसे और रहस्यमयी लग रही थी। अगले दिन अनन्या ने श्याम से सामान्य तरीके से बात करने की कोशिश की। वह घर आया, हमेशा की तरह चुपचाप खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। लेकिन अनन्या ने नोटिस किया कि उसने अपनी जेब में वही यूएसबी ड्राइव रखी थी। जब श्याम सो गया, अनन्या ने चुपके से उसके कमरे में जाकर ड्राइव निकाली और अपने लैपटॉप में लगाई। ड्राइव में कुछ फाइलें थीं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो। अनन्या ने पहले ऑडियो सुना। उसमें 2 लोग बात कर रहे थे। एक आवाज राघव मल्होत्रा की थी, जिसे अनन्या एक चैरिटी इवेंट में मिल चुकी थी।
दूसरी आवाज किसी अनजान शख्स की थी जो राघव को किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। उसने कहा, साहब, अगर ये लीक हो गया तो हम सब खत्म। उस सॉफ्टवेयर वाले ने बहुत कुछ देख लिया था। राघव ने जवाब दिया, वह अब हमारे रास्ते में नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सॉफ्टवेयर वाला आरव था? उसने तस्वीरें खोली। उनमें राघव और कुछ लोग एक गोदाम में ड्रग्स की पैकिंग करते दिख रहे थे। लेकिन आखिरी तस्वीर ने अनन्या को हिलाकर रख दिया। उसमें एक आदमी था जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें और चाल अनन्या को आरव की याद दिला रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, 2022 ऑपरेशन ब्लैकआउट। अनन्या ने वीडियो चलाया। उसमें राघव एक आदमी से बात कर रहा था जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। राघव कह रहा था, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं जो कहा वह करूंगा, लेकिन अनन्या को इस सब से दूर रखो। अनन्या की सांसें थम गईं। यह आवाज श्याम की थी, लेकिन वह अनन्या का नाम कैसे जानता था और वह राघव से क्यों बात कर रहा था? अनन्या का दिमाग शून्य हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि श्याम कौन है और उसका इस सब से क्या कनेक्शन है। उसने ड्राइव को वापस श्याम की जेब में रख दिया और सोचने लगी कि अगला कदम क्या होगा। उसे अब श्याम पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो उसे रोक रही थी। यहां यह साफ हो जाता है कि श्याम यानी आरव राघव के साथ एक डबल गेम खेल रहा है। उसने अपनी मौत का नाटक इसलिए रचा ताकि वह राघव के रैकेट को अंदर से तोड़ सके। वह जानता है कि अनन्या अब सच के करीब पहुंच रही है और वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राघव को भी श्याम की असली पहचान पर शक होने लगा है। उसने अपने गुंडों को श्याम पर नजर रखने का आदेश दिया है और वह जल्द ही अनन्या को भी निशाना बनाने की योजना बना रहा है। अगले दिन अनन्या को रवि का फोन आया। उसने बताया कि डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं, लेकिन वह उन्हें फोन पर नहीं बता सकता। उसने अनन्या को अपने ऑफिस बुलाया। अनन्या ने श्याम को कुछ नहीं बताया और रवि से मिलने चली गई। रवि ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, अनन्या, यह नतीजे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। इसे ध्यान से देखो। जैसे ही अनन्या ने लिफाफा खोला, उसका फोन बजा। यह विक्रम था। उसकी आवाज में घबराहट थी। अनन्या, तुम जहां भी हो, तुरंत वहां से निकलो। श्याम को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे लगता है ये राघव के आदमी हैं। अनन्या का दिल डूबने लगा। उसने लिफाफा अपनी जेब में डाला और तुरंत विक्रम से मिलने के लिए निकल पड़ी। उधर श्याम को राघव के गुंडों ने एक सुनसान जगह पर ले जाया। राघव वहां मौजूद था। उसने श्याम से कहा, तूने सोचा था कि तू हमें छकमा दे देगा? अब बता, तू असल में कौन है? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम्हें खत्म करने वाला है। अनन्या ने विक्रम के फोन कॉल के बाद अपने दिल की धड़कनों को संभाला और तुरंत कार में बैठकर उस जगह की ओर बढ़ी जहां विक्रम ने बताया था कि श्याम को ले जाया गया है। उसका दिमाग उलझन में था। रवि का लिफाफा उसकी जेब में था, लेकिन उसे खोलने का वक्त नहीं था। वह बस श्याम को बचाना चाहती थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि श्याम कोई साधारण भिखारी नहीं है। उसकी आंखों में छिपा दर्द, उसकी रहस्यमयी बातें और उसकी हर हरकत, सब कुछ अनन्या को आरव की याद दिला रहा था।